I've written, though it is very lengthy paper. It is basically the third part of Tolkappiyam, that is Povruttikaram. Basically this paper is based on the whole section 3, but it will be concentrated mainly on the first two chapters of Tolkappiyam, where it was discussed about the idea of Yaham and Buddha. So I have started my paper by one quotation of A.K. Ramanujan. If the world is the vocabulary of the poet, the conventions are his syntax. संसार अगर कवि का शब्दकोश है तो प्रथाएं उनकी वाक्य रचना। तमिल की प्राचीनतम मानी जाने वाली पुस्तक तोल्काप्पियम को प्रायः व्याकरण का आदि ग्रंथ माना जाता है, लेकिन 3 खंडों में विभक्त इस ग्रंथ का एक संपूर्ण खंड काव्य शास्त्र की विवेचना पर केंद्रित है, जिसे तमिल काव्य शास्त्र की शुरुआत मानी जा सकती है। पुस्तक के पोरुत्तिकारम खंड में 9 अध्याय हैं, जिसमें काव्य भेद, अहम और पूर्वम, काव्य लक्षण, चेयुलेयर, काव्य विषय, प्रेम प्रकरण, गुप्त प्रेम, दाम्पत्य प्रेम की अवस्थाएं व भाव दशा, अलंकार, छंद, ध्वनि, इरैची, रस, मेयोपटियल, काव्य दोष, परंपरा, मरकू, औचित्य, मुन्नम और साहित्यिक युक्तियों आदि विषयों की विवेचना होती है। और यह पूरा विवरण भारत के नाट्य शास्त्र से काफी साम्य रखता है। यही कारण है कि विद्वानों का एक दल इसे नाट्य शास्त्र से प्रभावित ही नहीं बल्कि अनुदित मानता आया है। ये मैंने I have quoted R. Nagaswamy, whose idea was that it was some kind of translated from नाट्य शास्त्र, जबकि दूसरे दल का अनुमान है कि दोनों ग्रंथ नाट्य शास्त्र और तोल्काप्पियम का जरूर कोई समान वंश क्रम रहा होगा, जो संभवतः अब लुप्त हो गया है। गणेश देवी has written a book called Indian Literary Criticism, as a edited book, where he has floated this idea that both books, Natya Shastra and Tolkappiyam, must be some common ancestry. चेक भारतविद कबिल जिब्लिविल ने लिखा है कि वर्तमान स्वरूप में तोल्काप्पियम 5वीं सदी और उसके बाद की रचना है, जो किसी व्यक्ति की न होकर एक व्याकरण परंपरा विशेष की कृति हो सकती है। ताकानोबु ताकाहाशी के अध्ययन से यह भी पता चलता है कि यह रचना एक दिन में निर्मित नहीं हुई, बल्कि वर्तमान अवस्था तक पहुंचने में इसे 6 शताब्दियों का समय लगा। उन्होंने इसमें भाषा के 4 परत देखे। सर्वाधिक प्राचीन परत उन्होंने 1ली से 3री शती के बीच का माना, जबकि 2री, 3री और 4थी परत को 4थी से 6वीं शती के बीच के लिखे जाने का अनुमान है। ऐसा भी माना जाता है कि 3रा खंड सर्वाधिक अर्वाचीन है। आश्चर्य नहीं कि इसी खंड में नाट्य शास्त्र की अधिकांश अवधारणाएं संयोजित हैं। विवेचना की पद्धति भी संस्कृत काव्य शास्त्र की वर्गीकरण पद्धति से मेल खाती है। पोरुत्तिकारम खंड के आरंभिक 2 अध्याय अहम और पूर्वम पर केंद्रित हैं। यह दोनों कोटियां विषय वस्तु के आधार पर बनाए गए हैं, जिसमें व्यक्ति के आंतरिक संसार, विशेषकर प्रेम जीवन से संबंधित काव्य अहम और बाह्य संसार, सामाजिक जीवन, विशेषकर युद्ध को विषय बनाने वाला काव्य पूर्वम कहा गया है। काव्य में चित्रित होने वाले व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य जीवन को, उसके आचरण को तोल्काप्पियम में प्राकृतिक परिवेश और उसके देश काल के साथ रखकर देखने का प्रयास किया गया है। प्रकृति और पर्यावरण, वनस्पति और पशु पक्षी, ऋतुएं और दिन रात के चक्र में बांधकर स्त्री पुरुष के संयोग और वियोग की विभिन्न मनोदशाएं एवं मनोस्थितियां विवेचित हुई। 3रे खंड के प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र में ही कहा गया है कि केकिले मुतला पेरुंतिने इरुवाय मुलपटक इलुतिने एंड प्लीज फॉरगिव मी माय प्रोनाउंसिएशन ऑफ तमिल, इट इज रिटन इन Devanagari.
अर्थात कैकिल्य एक तरफा अतिरिक्त प्रेम से प्रारंभ होकर पैरंतुने अवैध प्रेम तब प्रेम की 7 अवस्थाएं हैं, जिसे अगले ही सूत्र में 4 भूभागों से जोड़ा गया है। अवरुल नटुवन अंतिने नटु वनतु ओलियम पटुतिरे वयम पातिये पंड, अर्थात 5 चिन्ह में बंजर भूमि को छोड़कर बाकी 4 भूभाग पर्वत, समुद्र तट, वन और नदी तट में ही प्रेम की अवस्थाएं घटित होती हैं, यानी स्थान और प्रेम दशा की पूर्ण एकात्मकता संभव होती है। फिर इसे पर्यावरण के साथ संबद्ध किया गया, यानी अगम काव्य के 3 आयाम माने गए, देश काल, पर्यावरण और प्रेमावस्था, और इसे आरोही क्रम में परिकल्पित किया गया। मुदल करो पूरे पुरुल एंड्रमनु नुबलुम काले मुरे चिरंतनवे पाटलुल पैन्नवे नाटुम काले, अर्थात टीकाकार के अनुसार सूत्र में मुरे चिरंततु अर्थात आरोही क्रम से बढ़कर कहने का तात्पर्य है कि किसी कविता में आधारित और उत्पन्न विषय आए तो मुद्दल तिने यानी कि भूदृश्य, संदर्भ, कंटेक्स्ट का कारक बनता है, और अगर मुद्दल को छोड़कर शेष दोनों आए तो करु तिने का कारक बनता है। जो भी विषय आए उनसे पहला वर्ण विषय बनेगा, यानी उसी से चिन्ह का निश्चय होगा। पूर्व कारण खंड के दूसरे अध्याय पूरक चिन्ह में पहले अध्याय में वर्णित आंतरिक संसार के विलोम और पूरक संसार पूरम की संकल्पना प्रस्तुत की गई है। अगम पूरम की अवधारणा में आंतरिक वाय, प्रेम, युद्ध, श्रृंगार, वीर, व्यक्तिगत, सामाजिक, निजी, सार्वजनिक जैसी कई विविधताएं समावित हुई हैं। ए.के. रामानुजन ने लिखा है कि अहम काव्य जहाँ प्रेम काव्य है, वहीं पूरम अन्य सभी विषयों का काव्य है। नेकी, गति, सकर्मकता, समुदाय, साम्राज्य सभी से संबद्ध है। यह प्राचीन तमिल की सार्वजनिक कविता है, जिसमें राजाओं के शौर्य गाथाओं की प्रशस्ति है, वीर नायकों की मृत्यु पर शोकोक्तियां हैं, कवियों की निर्धनता पर विलाप है, शोक गीत, प्रशस्ति, भर्त्सना, त्रासद घटनाओं और युद्ध पर कविताएं ही पूरम काव्य हैं। It was a quotation by A.K. Ramanujan. अनकोट। पूरम काव्य के कांची चिन्ह में विनाश जनित दुख और संसार की असारता का भी चित्रण हुआ है। जॉर्ज एल हर्ट के अनुसार पूरम के जो विभाजन हुए हैं उसका कोई खास अर्थ नहीं है। पाठकों को काव्य के सराहने में इससे शायद ही किसी प्रकार की सहायता मिलती है। तो I have quoted George L. Hurt, according to whom this division, this classification of Yaham and Puram is of no use from the point of view of a reader. एक स्तर पर देखें तो यहम और पुरम एक दूसरे के विपरीतार्थक ही नहीं बल्कि परस्पर पूरक भी जान पड़ते हैं। के कैलाशपति कहते हैं कि आरंभिक तमिल काव्य मौखिक चारण काव्य। His very famous book K. Kailaspati about the heroic poetry of Tamil, ancient Tamil, where he has said it is supplementary. The both classifications are not only contradictory or opposing to each other, rather it is supplementary to each other. और इसका यह विभाजन अहम और पूरम उपयोगी तो है, लेकिन जब किसी कविता को इस या उस खाने में वर्गीकृत करने की बात आती है तो यह अवधारणा कष्टसाध्य और कृत्रिम लगने लगती है। यह निश्चित करना प्राय मुश्किल रहा है कि संगम काव्य के आधार पर तोल्काप्पियम की रचना हुई या तोल्काप्पियम के आधार पर संगम काव्य रचा गया, लेकिन तकानुको तकाहाशी ने अपने अनुसंधान से यह निष्कर्ष निकाला है कि तोल्काप्पियम कोई नियामक ग्रंथ नहीं था और संगम साहित्य के 37.5% रचनाएं तोल्काप्पियम के नियमों के अवहेलना करती। This was the thesis by Japanese scholar Takahashi. He says that it was not, Tolkappiyam was not, Sangam poetry was not governed by Tolkappiyam. 37% are simply ignoring the dictates of Tolkappiyam in Sangam poetry. It was his thesis. यह सच है कि रचनाकार की सृजन प्रक्रिया में आलोचना के प्रतिमान दिशा निर्देशक तो हो सकते हैं, पूर्ण नियामक नहीं।
और फिर आलोचना के प्रतिमान रचना के अवगाहन पश्चात प्रक्रिया से निर्मित होते हैं। रचना और आलोचना का संबंध कभी भी खड़ा नहीं होता, बल्कि द्वंद्वात्मक होता। A.K. रामानुजन ने लिखा भी है कि संगम काव्य की दुनिया किसी काव्य शास्त्र की परिणति नहीं जान पड़ती। काव्य शास्त्री ने चली आती परंपरा के जीवित तत्वों का सार संग्रह कर दिया। यह उस परंपरा की शक्ति थी कि करीब 500 कवि तोल्कापियम के काव्य प्रतिमानों को स्वीकार करते दिखाई पड़ते हैं। पौरुत्तुकरण खंड के अगले 3 अध्याय कलवियल यानी भूत प्रेम प्रकरण, करवियल दाम्पत्य प्रेम प्रकरण, पौरुलियल शेष विषय प्रकरण और अंतिम अध्याय मर्पियल परंपरा प्रकरण भी साहित्य के अंतर्वस्तु से संबंधित हैं, जो तमिल काव्य शास्त्र की विवेचना में अंतर्वस्तु विश्लेषण की केंद्रीयता स्थापित करते हैं। यह रूप केंद्रित संस्कृत काव्य शास्त्र के समानांतर अलग प्रकार की प्राथमिकताओं की स्थापना है, लेकिन अंतर्वस्तु के विश्लेषण में भारत के नाट्य शास्त्र की प्रसिद्ध नाट्य धर्मिता नाटक वल्कनम को ही स्वीकार किया गया है। This is my conclusion in some way that when I compared with Bharat Natya Shastra, the difference is between Tolkappiyam and Natya Shastra. कि Natya Shastra is basically formulates on the form of literature, but Tolkappiyam describes content. So this is the difference between content and form. Tolkappiyam is basically based on the formulation about the content, but Natya Shastra always discuss about the form. तोल्कापियन ने आरंभिक अध्याय के सूत्र में स्पष्ट कर दिया है कि नाटक वल्कनम उल्कियल वल्कनम पाटल चाल उल्नेरी वल्कम। हिंदी अनुवादक इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि तोल्कापियन इस सूत्र में अत्यंत सुंदर ढंग से कविता का विलक्षण बताते हैं, अर्थात लोक का व्यवहार और आचरण वर्णन किन युक्तियों से कविता का रूप देता है। किसी स्थान पर एक पुरुष और एक स्त्री का मिलन होना, उनके बीच अनुराग का उदय होना, दोनों के बीच कलह नामक प्रेम व्यापार का घटित होना, यह लोक व्यवहार है। विद्वज्जन कहते हैं कि इन घटनाओं और आचरणों को सरस और नाटकीय ढंग से चमत्कार एवं काव्यात्मक सृजन वर्णित किया जाता है, तभी वे काव्य साहित्य का रूप लेते हैं। नाट्य शास्त्र के 14वें अध्याय के सूत्र में भरत कहते हैं योयं स्वभावो लोकस्य सुख दुख क्रियात्मका संगाभिनय संयुक्तो नाट्य धर्मी प्रकृतिता। अर्थात जब स्वाभाविक सुख दुखों की क्रियाओं का अंगवादी अभिनयों से युक्त प्रदर्शन किया जाता है तो उसे नाट्य धर्मी समझना चाहिए। और आगे के सूत्र में स्पष्ट घोषणा करते हैं कि नाट्य धर्मी प्रवृत्ति ही सदा नाट्यम प्रयोज्य, अर्थात सदा नाट्य धर्मी के द्वारा संपन्न होने वाले नाट्य प्रयोग का प्रदर्शन करना चाहिए। नाट्य शास्त्र के इसी अध्याय में कक्षा विभाग की भी बात की गई है, जिसे डॉक्टर नागास्वामी ने निर्णय का आधार ठहराया है। काव्य शास्त्र की दृष्टि से पौरुत्तुकारण के बाकी के 3 अध्याय मेयोपाटियल, ओमवियल और चेयुलियल अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेयोपाटियल में सिर्फ 26 सूत्र हैं, जिसमें नाटक के नायक नायिका की भाव व्यंजना पर विचार प्रस्तुत किया गया है। आरंभिक सूत्र में ही तोल्कापियन कहते हैं पढ़नयत तोनरिय एन्नानको पोरुलम कन्या पुरने नालानको एन, अर्थात नाट्य में होते हैं संचारित भाव 32, विचार करें तो बाहर दिखते हैं 16 ही। आगे 32 संवेगों का उल्लेख है, जिसकी साम्यता नाट्य शास्त्र के 33 व्यवचारिक भावों से। This is a quotation that I have quoted from Tolkappiyam, or the translation done by Balam Subramanian साहब। तोल्कापियम के प्रथम भाष्यकार पिलम गुरुनाथ ने 8 अस्थायी भावों को 4 आधारिक घटकों से गुना करके 32 की व्याख्या की है। हिंदी व्याख्याकार के अनुसार 16 की संख्या पर आने के लिए हेतु और परिणत स्थायी भाव को चुव रस नामक एक समुच्चय में लिया गया है। I have made some graphs that I can't show you here, where chuve and sattuva, the 2 components of rasa theory, I have compared with Tolkappiyam. भारत में भाषा को अलंकृत करने के लिए अलंकारों की चर्चा प्राचीन काल से ही होती रही है।
रुद्रदामन के शिलालेख के अनुसार द्वितीय शती ईस्वी सन् में साहित्यिक गद्य और पद्य को अलंकृत करना आवश्यक माना जाता था। आचार्य भरत ने नाटकों के लिए अलंकारों की चर्चा करते हुए 4 अलंकारों उपमा, रूपक, दीपक और यमक का नामोल्लेख किया है। उपमा, रूपम चैव दीपकं यमकं तथा काव्य से अलंकार चत्वारः परिकीर्तिता, जिसमें उपमा का स्थान पहला रखा और उसकी परिभाषा करते हुए गुण और आकृति के सादृश्य के आधार पर तुलना को उसका मूल माना। आगे चलकर संस्कृत में भामह, दंडी, उद्भट, रुद्रट से लेकर पुलयानम तक 4 अलंकारों की संख्या बढ़ते बढ़ते 115 तक पहुंच गई। तोल्कापियम में सिर्फ एक अलंकार का वर्णन हुआ है और वह है उपमा, जिसे पौरुत्तिकारम में 37 सूत्र का पूरा एक प्रकरण है। पहले इस सूत्र में तोल्कापियन कहते हैं क्रिया, परिणति, रूप और रंग, इन 4 वर्गों में प्रकटित है उपमा। हिंदी अनुवादक की टिप्पणी है, तोल्कापियन जब क्रिया, परिणति, रूप, रंग इन 4 वर्गों में उपमा को रखते हैं, दंडित तुलना के केवल 3 क्षेत्र प्रचलित हैं। So basically, Balasubramanian Sahib has compared with Dandi. Sanket politician came from South India. Basically, he was from Kanchi, but his name is very famous in Sanskrit poetry, Dandi, and it is always a debate in Sanskrit poetry who is the earlier, Brahma or Dandi, because after Natya Shastra, one new school started in Indian Sanskrit poetry, that is Kavya Alankar by Brahma, and Dandi Kavya Ghar. So Dandi was from south, and he basically from Kanchi, and a lot of work has been done on Dandi. So Balasubramanian Sahib has written in this book that Dandi has reduced this Alankars in 3, but he has Tolkapiya in 4. 7वीं-8वीं सदी के कांची निवासी दक्षिणात्य संस्कृत कवि और आचार्य दंडी was poet also, a great poet of his time. काव्य शोभा पुराण धर्मानुलंकार परिषदे उपमा के 32 उल्लेख किए। I will skip it because it is a long paper. पौरुत्तिकारम का रचना प्रकरण चेयुल काव्य या साहित्यिक रचना के विभिन्न पक्षों पर विचार करती है। यह पौरुत्तिकारम का सर्वाधिक विस्तृत खंड है, जिसमें 234 सूत्र हैं, 234। सबसे पहले काव्य के 34 अंगों की विवेचना की गई, वर्ण से लेकर प्रबंध तक, काव्य लक्षण से लेकर छंद लय तक, काव्य भेद से लेकर विधा तक, जिसका विस्तार है और जिसे 2 असमान भागों में बांटकर विश्लेषण किया गया है। तोल्कापियन के अंग्रेजी अनुवादक S.V. सुब्रमण्यम के अनुसार आरंभिक 26 तत्व सामान्य तत्व हैं और बाकी के 8 न सिर्फ तत्व हैं बल्कि तमिल साहित्य की विधाएं भी मानी जाती हैं। जबकि हमारे हिंदी अनुवादक डॉक्टर X. बालासुब्रमण्यम और प्रोफेसर K. नचिमुथु के अनुसार पहले वर्ग के 26 तत्व सभी प्रकार की कविताओं पर लागू होते हैं, जबकि अंतिम 8 तत्वों को सभी समीक्षक प्रबंध काव्यों के लिए उपयुक्त बताते हैं। रचना के इस प्रकरण में काव्य शिल्प पर अत्यंत गहरा और मूल्यवान विवेचन हुआ है। मात्रा, वर्ण, स्वर, व्यंजन, छंद, तुक, लय की विवेचना में जो विस्तार है, उसका अंदाज इस बात से ही लग सकता है कि तुक, अनुप्रास, तोटक की ही तरह 13,699 भेद का उल्लेख हुआ। कविता के 4 भेद बताए गए हैं, अचिरियम, वंशी, व्यंग्य और कली, जो धर्म, अर्थ, काम को अपना विषय वस्तु बनाते हैं। इसके भेद के बाद साहित्य के 7 प्रकारों पाटु, पूरे, नूल, नोटी, मुतुमोली, अंकतम, पिच्ची की भी विवेचना हुई। इस विवेचना में न सिर्फ इनको परिभाषित किया गया है, बल्कि इनके भेदों के सहारे विधा विशेष की सभी विशेषताओं को स्पष्ट करने का प्रयास भी किया गया है। इन सभी भेदों के पीछे तोल्कापियन ने याकूब की अवधारणा में संश्लिष्टता को उज्जवल नहीं होने दिया है, जो किसी रचना का प्राणभूत तत्व माना जाता है। वे एक सूत्र में गर्व के साथ घोषणा करते हैं और विद्वजन कहते हैं कविता, गद्य और ज्ञान ग्रंथ के साथ मंत्र साथ शैली, व्यंग और कहावत प्रचलित रही 7 विधाओं में रचनाएं ख्यातनामा, चेर, चोल, पांड्य, नरेशों से शासित, गिरी समुद्र की चारों दिशाओं से वली सुलभ में समृद्ध भूमि के निवासियों के व्यवहार में है साहित्य की विविध विधाएं। ये
रेपुटेशन। संभव है कि साहित्य की सभी विधाएं इस सुलभ में समृद्ध भूमि के निवासियों के व्यवहार में हों, लेकिन इसे विवेचित, विश्लेषित और सुरक्षित रखने का काम निश्चय ही तोड़फा ने किया, जिसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए।